बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड को डिस्कस करना है और ये इस चैप्टर का सबसे इंतहाई आसान तरीन टॉपिक है और इसका मेजर पोर्शन आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, यानी आप लोगों को इस आर्टिकल की ज़्यादातर पोर्शन की हो ना हो ज़रूर होगी। दूसरी बात, जब भी हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस को दोनों एस्पेक्ट में लिया जाता है। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो नुकसान का बायस बने, हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो फ़ायदे का बायस बने। अब फ़ायदे वाली बात तो स्टूडेंट को अक्सर समझ आ जाती है कि फ़ायदेमंद चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नुकसान वाली बात स्टूडेंट अक्सर सोच रहा होता है कि नुकसान वाली चीज़ इंपॉर्टेंट कैसे होती है। तो भाई, नुकसान वाली जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो वो हमें नुकसान पहुँचाएगी। अगर हमें उसका पता होगा तो हम उस नुकसान से बच सकते हैं। तो नुकसानदेह चीज़ का जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि उससे बचा जा सके। और फ़ायदेमंद चीज़ का जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसको हासिल किया, उसके बेनिफिट्स को हासिल किया जा सके। इस वजह से दोनों एस्पेक्ट हर चीज़ के देखे जाते हैं, नुकसानदेह पहलू, हार्मफुल एस्पेक्ट भी और बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी। तो इस चैप्टर में हम इस आर्टिकल में दोनों एस्पेक्ट आर्थ्रोपोड्स को देखेंगे। इंसान और इंसेक्ट हमेशा लड़ाई होती है। जिस रूम में मैं खड़ा हूँ बहुत सारे मच्छर अब मौजूद हैं, वो मुझे काटते हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर बात इस रूम में काफ़ी सारे स्प्रे भी करता हूँ ताकि उन मच्छरों को मारा जा सके। तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है कि मेरा उन मच्छरों से झगड़ा है, बल्कि ये सारी दुनिया के इंसान, कॉकरोच से इंसानों का झगड़ा, चींटियों से इंसानों का झगड़ा, इसी तरह मच्छरों से इंसानों का झगड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंसान की पूरी तारीख गवाह है कि इंसान इन इंसेक्ट से लड़ते झगड़ते आए हैं और इंसेक्ट की भी मजबूरी है, वो वहीं यहीं से खुराक लेता है और हमारी मजबूरी है, हमने उनको मारना है। तो बहरहाल ये एक जंग हमेशा जारी रहेगी जब तक दुनिया बाकी है। एट वॉर मैन एंड इंसेक्ट हैव बीन एट वॉर फ्रॉम सेम फूड एंड सेम प्लेस टू लिव। तो जगह के एतबार से भी जंग है, फूड के एतबार से भी जंग है। इंसेक्ट अटैक करते हैं इंसान के ऊपर, जैसे मच्छर इंसान को काटता है, उसके जानवरों पर अटैक करते हैं, उसकी फसलों पर अटैक करते हैं और बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं। अच्छा, ये जो इंसेक्ट है ये सिर्फ सेहत के लिए मुज़र नहीं है, बल्कि ये इंसान की जो प्रॉपर्टी है, जैसे दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाती है, फसलों को बर्बाद कर देती हैं, काफ़ी सारे लार्वा जो है इंसेक्ट के। तो बहरहाल ये अगर प्रॉपर्टी और क्रॉप्स डैमेज हो जाए तो इससे इंसान को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉसेज हो। सेहत का तो बेड़ा गर्क करते ही करते हैं अगर इनको सही तरह कंट्रोल ना करें, लेकिन साथ दूसरी प्रॉपर्टी और फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारे दुश्मन हैं, काफ़ी सारे दोस्त भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हनी बीज की बात करें, सिल्क वर्म की बात करें, तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हार्मफुल एस्पेक्ट, जो सबसे ख़तरनाक पहलू है इंसेक्ट का, कि इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इनकी वजह से बीमारियां फैलती, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से बीमारियां होती हैं, इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, बीमारियां होती भी हैं, बीमारियां फैलती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फैलाव का बायस बन रहे होते हैं। कैसे? मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे जो इंसेक्ट की टाइप है, ट्रांसमिट डिजीज़, वो काजिंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन और एनिमल में ट्रांसमिट करते हैं काफ़ी सारे। जैसे मशहूर है हमारे पास एनोफ्लेज, जो एक जेनस है मॉस्किटो मच्छरों का, तो उसकी जो फीमेल है वो इंसान को काटती है, लेकिन बदले में उसको प्लाज्मोडियम इंटर कर देती है और प्लाज्मोडियम से क्या होती है? मलेरिया होता है। तो अब मच्छर के काटने से बीमारी नहीं हुई, मच्छर के काटने से जो प्लाज्मोडियम अंदर गया। प्लाज्मोडियम है क्या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एपी कॉम्प्लेक्स है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोन है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, एक प्रोटोजोन है, एक एपी कॉम्प्लेक्स। प्रोटोजोन का जो ग्रुप है एपी कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा था ना कि ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमने प्रोटोजोन के आर्टिकल के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म को पढ़ा था, ट्राइपैनोसोमा, सीसी फ्लाई या सेटसी फ्लाई। तो ये जो सेटसी फ्लाई है ये ट्राइपैनोसोमा को इंसान में इंटर करती है जब काटती है। तो जिस तरह प्लाज्मोडियम इंटर होता है ब्लड में, इसी तरह ट्राइपैनोसोमा इंटर होता है। लेकिन इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, कि नींद की जो बीमारी है वो होती है, और काफ़ी सारी स्किन की डिजीजेज होती है। तो सीसी फ्लाई के काटने से बीमारी नहीं होती, बल्कि इस ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिट होने से बीमारी होती। तो ये जो दोनों मक्खियाँ हैं या दोनों इंसेक्ट हैं, ये बीमारियां फैलने का सबब बन रहे हैं, बीमारी काज करने का सबब काजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम और ट्राइपैनोसोमा है। इसी तरह हमारे पास जो हाउस फ्लाई है,
अगेन चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी, ये जो हेपेटाइटिस ए का जो पेशेंट होता है उसके जो फिसिस होते हैं वो हेपेटाइटिस ए के फैलने का जरिया होते हैं। फिसिस को कोई इंसान डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं करता, अब फिसिस से फैलाव कैसे होता है, उन फिसिस के ऊपर मक्खियाँ जाके बैठेंगी, वहाँ से इन वायरसेस को जाके ह्यूमन के अंदर इंटर उसके फूड के अंदर ही आप कह सकते हैं उसको कॉन्टिमिनेट कर देंगी। उसके बाद जब वो फूड इंसान खाएगा तो ऑटोमेटिकली बीमारी हो जाएगी। तो इसी तरह जो हाउस फ्लाई है, जो आम मक्खी है, जो हम घरों के अंदर आपको आमतौर पे नज़र भी आती है, कैरीज डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को वो इंसान में डायरेक्टली, क्योंकि ये काटती तो है नहीं, तो इंसान में डायरेक्टली तो इंटर नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, फूड को कॉन्टिमिनेट कर देती है इन ऑर्गेनिज्म के साथ। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें हैं जो इंसान इस्तेमाल करनी है खाने के तौर पे, उसको कंटिमिनेट अगर करेगी तो ज़ाहिर बात है जिस वक्त फूड ख़राब हो गए, इनमें जरासीम, वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो कॉलरा और हेपेटाइटिस, अब कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है और हेपेटाइटिस आमतौर पे वायरस की वजह से होते हैं। तो अगेन ये बातें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ट्राइपैनोसोमा की कुछ ऐसी स्पीशी हैं जो कैट्स के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ का सिर्फ इंसानों की बात नहीं करेंगे, ह्यूमंस और उसके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्राइपैनोसोमा ये एक प्रोटोजोन है, ये काफ़ी सारी बिल्लियों के अंदर बीमारी काज करते हैं। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस, लार्वा ऑफ इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट हैं आमतौर पे जब इनका जाइगोट से जो चीज़ बनती है वो लार्वा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? लार्वा। और ये लार्वा फसलों का दुश्मन है, आप ये समझ लें। ये जितनी भी स्प्रेज वगैरह होती हैं जो हम करते हैं फसलों के ऊपर, उनका ज़्यादातर मकसद इस लार्वा को ख़त्म करना होता है। होता क्या है कि ये जो हमारे पास लार्वा है, नंबर ऑफ इंसेक्ट लेज एग्स, ये काफ़ी सारे फ्रूट्स पे, फ्रूट के पौधों पर और जो कमर्शियल क्रॉप्स है, गंदम है, चावल है, मकई है, तो उनके ऊपर ये अंडे देते हैं। बाद में जब लार्वा इन एग से निकलते हैं तो ये फ्रूट और क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। इस तरह किसानों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, मुआशी नुकसान होता है। इकोनॉमिक कवर जब भी आएगा तो पैसे की बात होगी। तो बहरहाल हमारे पास जो लार्वा है ये काफ़ी ख़तरनाक है फसलों के लिए। अच्छा, लोकस्ट बड़ा मशहूर वर्ड है, टिड्डी दल। एक आज से तकरीबन 4-5 साल पहले पाकिस्तान में ये टिड्डी दल आया था, और टिड्डी दल के बारे में कुछ बातें मशहूर हैं, उनके फैक्ट्स एंड फिगर का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मशहूर हैं कि टिड्डी दल जिस जगह से गुजरता है, टिड्डी दल टिड्डियों के उस पूरे मजमूए को कहा जाता है, पूरे मजमूए को कहा जाता है। तो टिड्डी दल जिस जगह से भी गुजरता है, अगर वो उस जगह पे थोड़ी देर के लिए स्टे कर दे तो वहाँ सब्ज पत्ते का नामो निशान तक मिटा देते हैं। और इसके बारे में एक जगह मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये फैक्ट्स एंड फिगर मुझे आइडिया नहीं है। जैसे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें आ रही होती है, तो बाज़ दफ़ा ये मुझे इतना ज़्यादा रिसर्च करने का मौका नहीं मिला या इसको क्लेरिफाई करने का मौका नहीं मिला। बहरहाल एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक जो टिड्डी दल है, यानी वो टिड्डियों का जो पूरा ग्रुप है, वो एक वक्त में तकरीबन 35,000 लोगों जितना खाना खाता है। तो ये जो टिड्डियाँ हैं ये पूरे ग्रुप की शक्ल में मूव करती हैं, तो इसको टिड्डी दल कहा जाता है। तो बहरहाल ये कुछ बातें हैं, अब मुझे नहीं आइडिया कि ये फैक्ट्स हैं या नहीं है, तो बहरहाल ये जहन में रहे तो ठीक है। लेकिन ये बात कि जो लोकस्ट होती है, टिड्डी होती है, दैट मूव इन लार्ज नंबर, ये पूरे दल की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में मूव करती है, और ये कंट्री टू कंट्री मूव कर रही होती है, काजिंग डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, और जो भी रास्ते में फसलें आ गई उनको ये बर्बाद करती हुई चली जाती है। तो इसको भगाने के लिए लोग ढोल का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अजानें देना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल एक आप कह सकते हैं आफत ही समझ लें कि जिस इलाके से ये गुजरता है तो वो आफत ज़दा इलाका ही कहलाया जा सकता है। पाकिस्तान से जब ये गुजरा था तो टिड्डी दल की उसमें बिरयानी भी बड़ी आई थी कि काफ़ी सारे लोगों ने इनको पका के खाया या नहीं खाया। पर फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो टिड्डी दल के जो टिड्डियाँ हैं उनकी बिरयानी भी काफ़ी अरसा चलती रही है। अब मुझे नहीं पता इनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट, अब फ़ायदेमंद जो एस्पेक्ट हैं इंसेक्ट के, सोर्स ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस, जैसे हमारे पास हनी बीज है, वो हनी और वैक्स जो मोम होती है उसका सोर्स होते हैं। जो सिल्क वर्म होता है, इसे रेशम मिलती है। प्रीडेशियस, ये जितने भी हमारे पास मक्खियाँ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, आंट्स हैं, या ये जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है ना, ये गले सड़े मवाद को भी खा रहे होते हैं, जो फीसिस हैं उनको साफ़ कर रहे होते हैं। तो एक एतबार से साफ़ भी कर रहे हैं इन्वायरमेंट को।
तो बहरहाल इस चीज़ को हम कहते हैं स्केवेंजर। स्केवेंजर कहते हैं एनिमल या प्लांट के जो गला सड़ा मटेरियल है, एनिमल और प्लांट की जो बॉडीज का गला सड़ा मटेरियल है वो उसको खाने वाले स्केवेंजर या इसको उर्फ़ में डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है। तो दीज इंसेक्ट ईट अप डेड एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर्स, तो ये गले सड़े मवाद को खा रहे होते हैं। अच्छा, प्रीडेशियस, कुछ इंसेक्ट प्रीडेटर का काम भी करते हैं और ये बेनिफिशियल इस वजह से हैं क्योंकि ये उन इंसेक्ट को खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह। अब अगेन ये बात भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। अखरोट के एक दरख्त है, उस पर एक छोटा सा इंसेक्ट हमला करता है जिसका नाम है एफिड, लेकिन उसको खाती है वेस्प। अब वेस्प एक इंसेक्ट है, वेस्प क्या है? एक इंसेक्ट है, वो दूसरे छोटे से इंसेक्ट को खा रही है। तो एफिड नुकसानदेह है, वेस्प इसका मतलब है हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का छोटा सा आर्टिकल था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो काफ़ी सारे जो इंसेक्ट हैं वो प्रीडेटर हैं, वो हार्मफुल इंसेक्ट को खा रहे होते हैं। अच्छा, इंसेक्ट लार्वी की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट लार्वी वैसे तो नुकसानदेह है, लेकिन बहुत सारे परिंदे इन इंसेक्ट लार्वी को खाते हैं, बहुत सारी मछलियाँ इन इंसेक्ट लार्वी को खाते हैं। ऑटोमेटिकली जब फिश को लार्वा खाया जाएगा, फिश यानी फिश लार्वा को खाएगी, फिश को इंसान खाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली इंसान का फूड का सोर्स भी बन रहे होते हैं। इसी तरह परिंदे खाएंगे लार्वा को और बाद दफ़ा परिंदे इंसान खा रहा होता है, जैसे बुर्रियाँ वगैरह बाद दफ़ा इन लार्वा को चुग चुग के खा रही होती हैं। काफ़ी सारे जो परिंदे हैं, चिड़िया वगैरह होती है, तो तितर वगैरह होते हैं, वो इन चीज़ों को खा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो इंसान का फूड बन रहे होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इंसेक्ट का। तो बहरहाल मैंने जैसे कहा था शुरू में कि ये इस चैप्टर का सबसे आसान तरीन टॉपिक है, लेकिन कोई भी आसान तरीन टॉपिक वो मुश्किल बताऊँ क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट उसको आसान समझ के सीरियस नहीं लेता। ये इंसान की फितरत है, क्योंकि मैंने ये अक्सर ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना वो खाली रोड पे होते हैं। खाली रोड पे क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान उस वक्त रिलैक्स होता है, वो समझ रहा होता है खाली रोड है, यहाँ कौन सा बंदा सामने आएगा, वो रिलैक्स होकर ड्राइविंग कर रहा होता है। अचानक ही आ जाती है, चूँकि अचानक हो जाता है इस वजह से उसको समझ ही नहीं आ रही तो क्या होता है। तो चाहे वो चीज़ आसान हो या मुश्किल हो, आपने उसको सीरियस लेके तैयार करना है। आपने किसी चीज़, आप टॉपिक आसान है लेकिन आपने इसको आसान समझ के इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको भी याद करना है। जैसे आप मुश्किल टॉपिक को याद करते हो, इसको भी याद करें। वो हमारे एक हाफिज़ साहब थे, वहाँ से बात निकल आई, वो तरावी पढ़ा रहे थे सूरह यासीन। हालांकि हम रोज़ तकरीबन सूरह यासीन पढ़ते हैं और वैसे भी लोगों का मामूल होता है सूरह यासीन पढ़ने का, तो उनकी तकरीबन सूरह यासीन के अंदर कोई 10-15 गलतियाँ हैं। हालांकि वो बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उनको याद भी होता है। तो बाद में जब पूछा लोगों ने, भैया आप माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के हाफिज़ हो, तो सूरह यासीन पढ़ने में आपको इतनी सारी गलतियाँ आ गई। कहते मैं इसको पढ़ के नहीं आया था। मैं इसको रोज़ तो पढ़ा जाता है, इसको क्या तैयार करना। तो इसी तरह होता है कि इंसान आसान टॉपिक में इस वजह से ज़्यादा गलतियाँ करता है क्योंकि वो उसको रिलैक्स होकर पढ़ता है, सही तरह तैयार नहीं होता। वो अपनी यादाश्त पे भरोसा करती है तो सारी चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं फिर वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो इस वजह से इस आर्टिकल को भी आप लोगों ने उसी तरह तैयार करना है जिस तरह पिछले आर्टिकल को आप लोगों ने तैयार किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।